हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप ऑल ऑफ यूर फाइन। सिर्फ फाइन तो नहीं होंगे शायद। क्यों? क्योंकि कोर्स की चिंता होगी। अह, देखो बेटा, कोर्स की चिंता होना स्वाभाविक है, लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं आपको। यू शुड कॉन्सेंट्रेट। अभी जो आपके सामने अभी है, जो हो रहा है, आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। जो नहीं है उसके लिए चिंता छोड़ें। कोर्स कब कंप्लीट करवाना है, क्या कैसे करवाना है, वो आप मुझ पर रखें। और बाकी आपको जितना जितना जो जो कोर्स मिल रहा है वो आप करते जाएं। ठीक है बेटा? बिंदास रहें यार, प्रभु पे भरोसा रखें, ऊपर वाले पे भरोसा रखें। अभी ये जिस तरह का सिचुएशन है, क्या इस तरह का सिचुएशन आज तक हमने क्या, हमारे माँ बाप ने भी कभी ज़िंदगी में देखा है क्या? नहीं बेटा। तो ऐसी सिचुएशन में जितना अपने से हो सक रहा है अपन कर रहे हैं। डोंट वरी, आपका कोर्स पूरा करेंगे और अच्छे से करेंगे। हाँ जी, ठीक है। चलिए, टैक्स की क्लास को शुरू करते हैं। और टैक्स की क्लास में हमने क्या देखा था? लास्ट हमने देखा था एक सेक्शन 45(4), आपने अगर देखा होगा। नहीं सर, सेक्शन 45(2) देखा था हमने तो लास्ट। हाँ जी, लास्ट हमने देखा था सेक्शन 45(2) हमने देखा था। चलिए, उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 14 मैंने आपको दिया था, और ये क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों ने कर लिया होगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14, ये देख लीजिएगा स्क्रीन पे। स्क्रीन पे है ये क्वेश्चन नंबर 14, आप देख सकते हैं और इसको आराम से कर सकते हैं साहब। दो तरह से कैलकुलेशंस था, इफ यू रिमेंबर। हाँ जी, चलिए आज अब हम नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट लेते हैं सेक्शन 45(3). अब ये सेक्शन 45(3) क्या कहता है साहब? सेक्शन 45(3) क्या कहता है? ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स टू फर्म। क्या कहता है ये बेटा? ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स टू फर्म, एओपी और बीओआई बाय इट्स मेंबर और पार्टनर। क्या होता है जब आप किसी फर्म में क्या बनते हो? मेंबर बनते हो या पार्टनर बनते हो। एओपी के अंदर मेंबर बनते हो और पार्टनरशिप फर्म में आप क्या बनते हो? पार्टनर बनते हो। तो आपको कैपिटल इंट्रोड्यूस करनी होती है। और वो जो कैपिटल आप इंट्रोड्यूस करते हो, तो आप कैपिटल कैश के रूप में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो, और साथ ही साथ में कैश के रूप में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो, और साथ ही साथ में क्या है, किसी तरह का कैपिटल एसेट्स भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। सपोज ए बी सी है, 3 पार्टनर हैं। अब ए ने क्या किया? ए ने, उसके पास में एक लैंड रखा हुआ था और उसके पास में एक बिल्डिंग भी था। तो ए ने क्या किया? एज ए कैपिटल फॉर्म में क्या इंट्रोड्यूस कर दिया? वो बिल्डिंग को इंट्रोड्यूस कर दिया, या फिर उस लैंड को इंट्रोड्यूस कर दिया। तो व्हाट इज दिस हियर? ए इज ट्रांसफरिंग हिज ओन लैंड एंड बिल्डिंग टू द फर्म। समझ में आ रही है बात? तो उस सिचुएशन को यहाँ पे बोला गया है। तो ऐसी कंडीशन में हु इज ट्रांसफरर? ए इज ट्रांसफरर। हु इज ट्रांसफरी? फर्म इज ट्रांसफरी। तो यहाँ पे अगर मैं बात कहूँ, तो कैपिटल गेन ट्रांसफरर को देना पड़ेगा। और ये किस तरह से कैपिटल गेन को कैलकुलेट करेंगे, वो हम यहाँ पे चेक करते हैं। सबसे पहले देखो ये क्या कहता है। सबसे पहले पॉइंट क्या कहता है? दिस सेक्शन अप्लाइज। ये सेक्शन कहाँ अप्लाई होता है? वेर ए पार्टनर मेंबर ट्रांसफर एनी कैपिटल एसेट्स टू ए फर्म एओबी एज हिज कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन और अदरवाइज। समझ में आ रही है बात? जनरली कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन के हिसाब से वो जब अपना कोई कैपिटल को ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये यहाँ पे ये सेक्शन इन्वॉक हो जाता है। कौन सा सेक्शन है? 45(3). हाँ जी, कैपिटल गेन शैल बी कंप्यूटेड इन द हैंड्स ऑफ द पार्टनर मेंबर। सही बात है। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा, कैपिटल गेन कंप्यूट करने के लिए अगर मैं बात कहता हूँ, मुझको कैपिटल गेन कंप्यूट करना है, तो मुझको कैपिटल गेन कंप्यूट करने के लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। मुझको कैपिटल गेन कंप्यूट करने के लिए अगर मैं देखूँ, तो मुझे ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो वन बाय वन अगर हम बात करें, इन सारी इन्फॉर्मेशन के लिए बात करें, तो डेट ऑफ एक्विजिशन, अगर मैं इसमें बात करता हूँ, क्या? डेट ऑफ एक्विजिशन। सो डेट ऑफ एक्विजिशन में क्या होगा बेटा? डेट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा सच का बताओ? जो ओरिजिनल डेट ऑफ एक्विजिशन है वही रहेगा एज यूजुअल पहले जैसा, जिसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। डेट ऑफ ट्रांसफ़र का मतलब क्या है? या ईयर ऑफ द ईयर इन विच। हाँ जी, इसको हम क्या कह सकते हैं? द डेट ऑन विच
such asset is transferred to firm। समझ में आ गया? जिस डेट को आप वह एसेट्स फर्म को ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो आपका डेट ऑफ ट्रांसफ़र हो जाएगा। डेट ऑफ इम्प्रूवमेंट एज यूजुअल जैसे पहला होता है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगा कि आप यह चेक करेंगे, देखिए अब यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू नहीं, मान लो कि ए ने वो लैंड बिल्डिंग ट्रांसफर की है, उसका फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो है 55 लाख रुपया, लेकिन बुक्स में उसको रिकॉर्ड किया गया 52 लाख रुपीज़ पे। यानी अगर पार्टनर क्या करता है, कुछ लैंड एंड बिल्डिंग को ट्रांसफ़र करता है, कुछ लैंड एंड बिल्डिंग किसको देता है? पार्टनर कुछ लैंड एंड बिल्डिंग देता है फर्म को, और फर्म उसको अपनी बुक्स में कितने रुपए पे रिकॉर्ड करती है, फर्म उसको अपनी बुक्स में कितने रुपए पे रिकॉर्ड करती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स ये नहीं आएगा, ध्यान रखना, फेयर मार्केट वैल्यू नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा, देखिएगा, द अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ फर्म, द अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ फर्म। तो यहाँ पे क्या लिखूँ मैं? यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा द अमाउंट, हाँ जी, द अमाउंट रिकॉर्डेड in the books of firm। समझ में आ रही है बात? अच्छा, कॉस्ट ऑफ ट्रांसफ़र क्या होता है? तो ये पॉइंट यहाँ पे नया है, ये पॉइंट यहाँ पे क्या है? ये पॉइंट यहाँ पे एक नया पॉइंट है जो अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा। हाँ जी, अब कॉस्ट ऑफ ट्रांसफ़र क्या है? यहाँ पे निल है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जब पार्टनर ने वो एसेट्स परचेज़ किया होगा, जितने परचेज़ किया होगा, उसके बाद में कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट जो आगे एज यूजुअल, कोई दिक्कत नहीं है। टैक्सेबिलिटी ईयर में क्या आ जाएगा? द ईयर इन विच सच एसेट इज ट्रांसफर्ड, द ईयर इन विच, ये यहाँ से कॉपी मारते हैं उसको और यहाँ पे लिखते हैं द डेट, नहीं लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं? द ईयर इन विच सच एसेट इज ट्रांसफर्ड टू फर्म। समझ में आ गया? इंडेक्स वैल्यू भी कहाँ का लेंगे? इंडेक्स वैल्यू उसी ईयर का लेंगे, द ईयर इन विच सच एसेट इज ट्रांसफर टू फर्म। सेम इसमें ही आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। समझ में आ गया सर? तो ये है आपका क्या? ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स टू फर्म। मैं वापस बात कर लेता हूँ, सेक्शन 45(3) क्या बात करता है मेरे दोस्त? सेक्शन 45(3) ये बात करता है कि तो अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो सेक्शन 45(3) क्या कहता है? अगर कोई पार्टनर है या कोई मेंबर ऑफ द एओपी है, वो क्या कर रहा है, अपनी फर्म को या एओपी को क्या कर रहा है, अपनी कोई कैपिटल एसेट्स ट्रांसफ़र कर रहा है एज ए कैपिटल कंट्रीब्यूशन और अदरवाइज, तो ऐसी कंडीशन में ये जो पार्टनर के द्वारा जो फर्म को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, इसको ट्रांसफ़र मानेंगे। अंडर सेक्शन 247 में उसको ट्रांसफ़र माना जाएगा और उस ट्रांसफ़र का कैपिटल गेन कैलकुलेट किया जाएगा। एंड इन द ईयर ऑफ द ट्रांसफ़र वह कैपिटल गेन क्या होगा? इन द ईयर ऑफ ट्रांसफ़र वह कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा। और इसके लिए कैलकुलेशंस क्या की जाएगी? तो ये जो हमारी 8 से 9 जो कैलकुलेशंस है, ये कैलकुलेशंस मैंने आपको बताई। इसके बेसिस पे आइए मेरे भाई एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। आइए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 15? Mr. J wants to get admitted into a partnership firm for which he need to pay ₹12 lakh as capital amount। ठीक है ना, एक एज ए कैपिटल अमाउंट उसको पे करना है 12 लाख रुपए। ही गिव्स हिज बिल्डिंग एज ए कैपिटल। उसने क्या किया, उसकी जो बिल्डिंग थे वो फॉर्म को दे दी कि ये लो भैया एज ए कैपिटल। और कब दे दी इसने? 1920 में दे दी। द बिल्डिंग हैज़ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ ₹15 लाख। बिल्डिंग का फेयर मार्केट वैल्यू कितना है? 15 लाख है। बट द फर्म हैज़ रिकॉर्डेड द वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज ₹12 लाख। क्या मतलब हो गया कि बिल्डिंग का फेयर मार्केट वैल्यू कितना है? बिल्डिंग का फेयर मार्केट वैल्यू 15 लाख है। बिल्डिंग का फेयर मार्केट वैल्यू 15 लाख है, लेकिन फर्म ने उसको कितने में रिकॉर्ड किया? फर्म ने उसको अपनी बुक्स में 12 लाख में रिकॉर्ड किया है। तो जो फर्म ने बुक्स में जो 12 लाख में रिकॉर्ड किया ना बेटा, वह फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगा। वह क्या होगा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगा। समझ में आ रहा है? उसके बाद में क्या बोला? ही हैड परचेज दिस बिल्डिंग इन द ईयर 2004-5 फॉर ₹4 लाख। कैलकुलेट कैपिटल गेन फॉर द मिस्टर जे। ओके फाइन, चलिए आइए कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हैं और मिस्टर जे के लिए कैलकुलेट करते हैं कैपिटल गेन। तो देखते हैं क्या कह रहा है मिस्टर जे और कैसे कैलकुलेट करेंगे।
तो बहुत सिंपल है यार, अगर मैं बात कहता हूँ मेरा सेल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना था, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना होगा आपका 12 लाख। लेस करना है कुछ कॉस्ट ऑफ जो भी आपका कॉस्ट ऑफ ट्रांसफ़र है, ये कुछ है, ये कुछ लेस करना है क्या? नहीं साहब, कुछ ऑफ कॉस्ट ऑफ ट्रांसफ़र तो है ही नहीं, तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सारा लेस कर दें। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब क्या हो गया, 4 लाख डिवाइडेड बाय इंडेक्स वैल्यू ऑफ 2004-5 मल्टीप्लाइड बाय इंडेक्स वैल्यू ऑफ 19-20। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, दैट इज 4 लाख डिवाइड बाय 113 मल्टीप्लाइड बाय 289, इट कम्स योर 10,23,909 रुपीज़। और यह कैपिटल गेन हो गया आपका 1,76,991। इट्स योर कैपिटल गेन। होप यू अंडरस्टूड। समझ में आया चीज़? चलिए, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा बेटा। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करता हूँ। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे पहले वाला सेक्शन 45(3) क्या था? सेक्शन 45(3) था कि व्हेन ए मेंबर इज ट्रांसफरिंग द एसेट्स टू द फर्म। अब ये बात करता है सेक्शन 45(4) किसकी बात करता है? रिवर्स की बात करता है। रिवर्स का मतलब क्या है मेरे दोस्त? रिवर्स का मतलब क्या है यहाँ पे? रिवर्स का मतलब ये है बेटा कि अब फर्म क्या कर रही है? एसेट्स को ट्रांसफ़र कर रही है। किसको ट्रांसफ़र कर रही है? फर्म एसेट्स को ट्रांसफ़र कर रही है अपने पार्टनर को, या कोई एओपी है जो एसेट्स को ट्रांसफ़र कर रहा है अपने मेंबर्स को। समझ में आई बात? अच्छा, फर्म एसेट्स को कब ट्रांसफ़र करती है अपने पार्टनर को? फर्म एसेट्स को तब ट्रांसफ़र करती है जब बेटा जी क्या होता है? फर्म एसेट्स को तब ट्रांसफ़र करती है जब बेटा जी क्या होता है? जब होता है डिसोल्यूशन। फर्म जब बंद हो रही होती है तो वो अपनी एसेट्स को पार्टनर्स में ट्रांसफ़र करके चली जाती है। तो ऐसी कंडीशन में हु इज़ ट्रांसफरर नाउ? फर्म इज़ ट्रांसफरर। हु इज़ ट्रांसफरर नाउ? फर्म इज़ ट्रांसफरर। तो फर्म क्या देगी? फर्म कैपिटल गेन देगी। समझ में आ गई बात? फर्म कैपिटल गेन देगी। तो आइए जरा वन बाय वन करके इसका पहले क्लॉज पढ़ेंगे। क्या कहता है ये? This section applies in case of transfer of capital assets by a firm, AOP, BOI to its partner/member at the time of dissolution or otherwise। समझ में आ गई बात? जनरली डिसोल्यूशन की टाइम की बात करता है, लेकिन कभी अगर सपोज करो कोई पार्टनर जा रहा है, कोई पार्टनर क्या है, रिटायर्ड हो रहा है। अब रिटायर्ड हो रहा है तो उसको फर्म क्या करती है, उसका जो हिस्सा होता है इसके लिए कोई एसेट्स को ट्रांसफ़र कर देती है, तो वो भी यहाँ पे क्या है, कवर्ड होगा। समझ में आ गया बात? कैपिटल गेन शैल बी कंप्यूटेड इन द हैंड्स ऑफ फर्म। डेफिनेटली फर्म के हैंड्स में होगा। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पे टैक्सेबिलिटी ईयर कौन सा होगा? द प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल एसेट्स ऑफ द पार्टनर मेंबर देयरऑफ बाय वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और अदर, ठीक है, और अदरवाइज शैल बी चार्जेबल एज टैक्स ऑफ द इनकम इन द ईयर ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच द एसेट्स ट्रांसफर टेक प्लेस। समझ में आ रही बात? क्या बोलता है इसमें? इसमें ये बोलता है साहब कि जिस ईयर में आपने क्या किया है, जिस ईयर में आपने यानी कि फर्म ने वो एसेट्स ट्रांसफ़र करी है अपने पार्टनर को, उस ईयर में वो फर्म क्या देगी, टैक्स देगी। और उस ईयर में यदि कोई प्रॉफिट गेन होता है, यदि कोई कैपिटल गेन होता है, तो वह कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा इन द ईयर ऑफ ट्रांसफ़र इटसेल्फ। ये पॉइंट ये कह रहा है। समझ में आ गया चीज़? ओके। अच्छा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा? कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए हमको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन चाहिए। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा? तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगा जो एसेट्स ट्रांसफ़र की जा रही हैं, किसके द्वारा ट्रांसफ़र की जा रही है? फर्म के द्वारा जो एसेट्स ट्रांसफ़र की जा रही है, उस एसेट्स का जिस दिन वो एसेट्स ट्रांसफ़र की गई है उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू। बुक्स की वैल्यू नहीं, बुक्स में चाहे किसी भी प्राइस पे दिखाया गया हो उसकी वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। सपोज़ कीजिएगा बी 50 लाख रुपए मांगता है। बी कितना पैसा मांगता है? 50 लाख रुपए मांगता है। और एक बिल्डिंग है जिसकी बुक्स में वैल्यू है 40 लाख, जिसकी बुक में वैल्यू क्या है? 40 लाख है। और फेयर मार्केट वैल्यू उसकी जो है, वो फेयर मार्केट वैल्यू है उसकी मार्केट में है 60 लाख। मार्केट में कितनी है? 60 लाख। फर्म क्या करता है? ये बिल्डिंग दे देता है। किसको दे देता है? पार्टनर को दे देता है। फर्म ये बिल्डिंग किसको देता है? पार्टनर को देता है। अब मुद्दे की बात समझना, अगर मैं कहता हूँ पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस कितना आ रहा है, पार्टनर का कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस कितना आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपका, एक बार थोड़ा नीचे चलते हैं, अगर हम यहाँ पे बात करें, ये क्या था आपका,
हाँ जी, एक एग्जांपल लेते हैं इसमें। अब सपोज कीजिएगा एक पार्टनर है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो आ रहा है वो आ रहा है 50 लाख, वो आ रहा है 50 लाख। ओके, अब वो पार्टनर जा रहा है, वो पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है तो उसको 50 लाख रुपए देने हैं। फर्म अब उस पार्टनर को कितना देगी? 50 लाख रुपए देगी। अच्छा, इन द बुक्स ऑफ फर्म अब क्या हुआ? इन द बुक्स ऑफ फर्म, इन द बुक्स ऑफ फर्म, इन द बुक्स ऑफ फर्म एक बिल्डिंग रखा हुआ है, एक बिल्डिंग है उनके पास में, एक बिल्डिंग है। अब इस बिल्डिंग का क्या हो रहा है, अगर मैं बात कहूँ तो इस बिल्डिंग का जो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू तो कितना है भैया उस बिल्डिंग का? बुक वैल्यू जो है वो बुक वैल्यू है यहाँ पे, मान लो बुक वैल्यू है 40 लाख। बुक वैल्यू कितना है? 40 लाख। और जो बिल्डिंग का मार्केट वैल्यू है, मार्केट में उसका जो वैल्यू है वो मार्केट में वैल्यू है, मैं मान लेता हूँ दैट इज कॉल्ड द 65 लाख, मान लो 65 लाख। अब क्या किया, कुछ भी हो सकता है भैया, मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ, आप क्यों पीछे क्यों पे ना जाए, ठीक है ना। अब क्या हुआ, ये पार्टनर 50 लाख रुपया मांगता है तो इसने क्या किया, फर्म ने क्या किया, ये जो बुक वैल्यू, ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को क्या किया फर्म ने, किसको ट्रांसफ़र कर दिया? पार्टनर को। तो दिस बिल्डिंग इज ट्रांसफर टू द पार्टनर, दिस बिल्डिंग टू द ट्रांसफर टू द पार्टनर। तो ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग ट्रांसफर हो गई। नाउ बिल्डिंग ट्रांसफर टू द पार्टनर, बिल्डिंग ट्रांसफर to the partner, building transfer to the partner in his full settlement, in his full settlement। समझ में आ रहा है? बिल्डिंग ट्रांसफर किसको कर दिया गया? पार्टनर को ट्रांसफर कर दिया गया इन हिज फुल सेटलमेंट। क्या मतलब हुआ, ये जो 50 लाख रुपया ये भाई साहब मांगते थे, ये जो 50 लाख रुपया मांगते थे, इस 50 लाख के बदले में ये बिल्डिंग दे दिया गया और बोला टाटा बाय बाय। समझ में आ रही है? कौन, किसको, कैसे? तो अगर मैं यहाँ पे बात कहूँ, कौन ट्रांसफ़र कर रहा है? फर्म ट्रांसफ़र कर रही है। किसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं? मेंबर्स को ट्रांसफ़र कर रही हैं। तो इसका अब कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा? इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा? तो जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है वो क्या लिया जाएगा? वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ये नहीं लिया जाएगा कि पार्टनर को कितने में दिया गया। अब यहाँ पे अगर मैं बात कहूँ तो इस प्रॉपर्टी का मार्केट वैल्यू है 65 लाख, इस प्रॉपर्टी का मार्केट वैल्यू है 65 लाख। बुक वैल्यू, और बुक वैल्यू भी तेल लेने, इस प्रॉपर्टी का मार्केट वैल्यू कितना है? 65 लाख। ये 65 लाख की वैल्यू को कितने में दिया गया? ये 65 लाख की वैल्यू को दिया गया 50 लाख में। समझ में आ गया? ये 65 लाख की वैल्यू को कितने में दिया गया? 50 लाख में दिया गया। दिया गया, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन फर्म की बुक्स में जो कैपिटल गेन कंप्यूट किया जाएगा, यहाँ पे कैपिटल गेन कंप्यूट किया जाएगा, फर्म की बुक्स में कैपिटल गेन कंप्यूट किया जाएगा। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना है जी? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, तो यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आएगा, वो क्या आएगा? वो आएगा मार्केट वैल्यू, वो आएगा मार्केट वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ ट्रांसफ़र। और वो कितना है? वो है आपका 65 लाख। वो कितना है आपका? 65 लाख। लेस, जब इसने लेस करना होगा बाकी चीज़ें सारी की सारी आपकी नॉर्मल होगी। समझ में आ गया? और एक मान लेते हैं इंडेक्स वैल्यू जो भी है, मान लेते हैं वैल्यू आ गया उसका, इसका वैल्यू आ गया, सपोज कीजिएगा दैट इज़ 38 लाख, 38 लाख या 40 लाख का इसका आज की डेट का वैल्यू आ गया, 40 डेट का इसका वैल्यू आ गया 40 लाख का। तो 65 में से 40 लाख चले गए, 65 में से 40 लाख चले गए तो कितना आता है आपका? ये आता है आपका 25 लाख। ये आता कितना आता है आपका? 25 लाख आपका क्या हो जाएगा? कैपिटल गेन हो जाएगा। समझ में आ गया? 25 लाख का क्या हो जाएगा आपका? कैपिटल गेन हो जाएगा। ये कैपिटल गेन किसकी बुक्स में होगा? फर्म की बुक्स में होगा। और इस पे किसको टैक्स देना पड़ेगा? फर्म को टैक्स देना पड़ेगा। समझ में आ गया चीज़? चलिए, अब ये एसेट्स ट्रांसफ़र होके, यह एसेट्स ट्रांसफ़र होके कहाँ पे आ गई? पार्टनर के पास में। यह एसेट्स ट्रांसफ़र होके कहाँ पे आ गई? पार्टनर के पास में। अब ये एसेट्स किसकी हो गई? पार्टनर की हो गई। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बताओ पार्टनर को यह बिल्डिंग कितने में पड़ी? पार्टनर को यह बिल्डिंग कितने में पड़ी? क्या 65 लाख में पड़ी, 40 में पड़ी या 50 में पड़ी? यस, पार्टनर को यह बिल्डिंग, पार्टनर के लिए कॉस्ट, पार्टनर के लिए इसकी बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी आई? पार्टनर के लिए इसकी बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी आई? 50 लाख। कितनी आई? 50 लाख।
क्योंकि पार्टनर कितना पैसा मांगता है उससे, 50 लाख रुपया मांगता है, तो पार्टनर के लिए क्या कॉस्ट हो गई, 50 लाख। तो पार्टनर के लिए कॉस्ट 50 लाख हो गई। अब सपोज करो साल भर के बाद में, 1 साल के बाद में ही पार्टनर ने उस बिल्डिंग को सेल कर दिया, पार्टनर ने उस बिल्डिंग को सेल कर दिया, और सेल कर दिया उसने, मान लेते हैं वो सेल किया उसने 73 लाख में। कितने में सेल किया, 73 लाख में। आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर उसने क्या कर दिया, आफ्टर 1 ईयर इसने सेल कर दिया। तो 1 ईयर के बाद में सेल किया, शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है, तो ये क्या है आपका शॉर्ट टर्म, ये क्या है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्या है बेटा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इतना कितना 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 कितना, अरे इंडेक्स कॉस्ट होगा क्या, नहीं होगा, तो लेस करेंगे कॉस्ट, लेस करेंगे कॉस्ट, कॉस्ट टू पार्टनर, क्योंकि अब ये किसकी बुक्स में हो रहा है, पार्टनर की बुक्स में हो रहा है। कॉस्ट टू पार्टनर कितना हो रहा है, ये बिल्डिंग पार्टनर को कितने में पड़ी, ये बिल्डिंग पड़ी पार्टनर को 50 लाख में। कितने में पड़ी, 50 लाख में। तो 73 माइनस 50 लाख, तो पार्टनर के लिए कैपिटल गेन कितना हो गया, दैट इज योर कैपिटल गेन इज दिस, दैट इज योर कैपिटल गेन, दैट इज योर कैपिटल गेन। अच्छा, ये कौन सा कैपिटल गेन है, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। ये कौन सा कैपिटल गेन है, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। समझ में आ रहा है ये चीज़ आपको? तो अगर मैं बात कहूँ कि यहाँ पे फर्म जब कोई भी एसेट्स पार्टनर को ट्रांसफर करती है, तो दो अलग अलग कैलकुलेशंस अलग अलग वक्त हमें करनी पड़ सकती है। एक तो इन द बुक्स ऑफ फर्म में तो क्या होगा कि जो फेयर मार्केट वैल्यू थी, उस डेट की फेयर मार्केट वैल्यू को हमने क्या ले लिया, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ले लिया, और हमने अपनी कैलकुलेशन कर ली। जो इसके लिए सेल प्राइस है वो उसके लिए कॉस्ट प्राइस नहीं है। जो फर्म के लिए सेल प्राइस है वो पार्टनर के लिए कॉस्ट प्राइस नहीं है। पार्टनर के लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगा कि पार्टनर को यह देखा जाएगा कि पार्टनर को यह एसेट्स कितने में पड़ी, पार्टनर कितना पैसा फर्म से मांगता था, और कितना पैसे के अगेंस्ट में उसने इस एसेट्स को लेना स्वीकार किया। मान लो यहाँ पे पार्टनर का 70 लाख रुपया मांगता था, और 70 लाख के एवज में पार्टनर ने क्या किया, ये 65 लाख की बिल्डिंग ले ली, तो पार्टनर के लिए यहाँ पे कॉस्ट कितना होता, फिर 70 लाख कॉस्ट होता। तो ऐसी कंडीशन में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका 3 लाख रुपीज़ ही होता। समझ में आ गया आपको ये चीज़, कोई डाउट इसमें? चल अब जरा थ्योरी इसकी पढ़ लेते हैं एक बार। हाँ जी, अब देखिए साहब, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन सच केस देयर विल बी कैपिटल गेन टू द फर्म। ठीक है, कैपिटल गेन वगैरह होगा इसके लिए। और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यहाँ पे दे रखा है, for the purpose of the computation of the capital gain, the fair market value of the asset on the date of such transfer shall be deemed to be the full value of consideration received or accruing as a result of transfer। समझ में आ गई ये चीज़, क्लियर है ये पॉइंट? अच्छा, अब इसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि यस, कोई डाउट है इसमें? बट इसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पार्टनर के लिए वो कॉस्ट क्या होगी, पार्टनर के लिए वो एग्रीड कॉस्ट होगी, ये किस प्राइस पे उसने लिया है, अब यहाँ पे क्या है, एक नोट भी है, और वो नोट क्या है बेटा, डेप्रिशिएबल एसेट्स के लिए है। डेप्रिशिएबल एसेट्स के लिए है, तो डेप्रिशिएबल एसेट्स को किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं वो मैंने अभी अपने डिस्कस नहीं किया है, तो ये नोट हम बाद में करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद में क्या है, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स इज डिस्ट्रीब्यूटेबल, इट विल बी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन डिपेंडिंग अपॉन द होल्डिंग पीरियड। नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स यानी लैंड ट्रांसफ़र कर दिया आपने, कोई शेयर्स ट्रांसफ़र कर दिया आपने, कोई सिक्योरिटी ट्रांसफ़र कर दिया आपने, तो इसके लिए जनरली जो कैलकुलेशंस की जाती है वैसे नॉर्मल कैलकुलेशंस करेंगे, और डेप्रिशिएबल एसेट्स पे कैसे कैलकुलेशंस करना है हम बाद में अलग से डिस्कस करेंगे। समझ में आ गया चीज़? अच्छा, अब कभी कभी क्या होता है कि गुड्स स्टॉक इन ट्रेड को भी ट्रांसफ़र करते हैं, कभी कभी क्या करते हैं, स्टॉक इन ट्रेड को भी ट्रांसफ़र कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड यानी स्टॉक इन ट्रेड को ट्रांसफ़र कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट्स नहीं है, वो हमसे 50 लाख रुपया मांगता था, हमने उसको 30 लाख रुपये का माल दे दिया, तो ऐसी कंडीशन में बेटा स्टॉक इन ट्रेड इज़ नॉट ए कैपिटल एसेट्स, and if stock and trade is distributed amongst the partner, then अब क्या होगा, stock and trade to be valued at the market price, स्टॉक वैल्यू किस पे किया जाएगा, मार्केट प्राइस पे वैल्यू किया जाएगा, और कोई प्रॉफिट लॉस होता है। चलिए अब इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं,
क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? ए पार्टनरशिप फर्म इज कैरिंग ऑन बिजनेस एंड हैड ए परचेज ऑन 1/1/2010 द शेयर्स ऑफ जे लिमिटेड। एक पार्टनरशिप फर्म बिजनेस कर रही थी और उसने क्या किया, जे लिमिटेड के शेयर्स को परचेज किया। कब शेयर को परचेज किया? 1 जनवरी 2010 को परचेज किया। और कितने में परचेज किया? 10 लाख रुपए में परचेज किया। इन द असेसमेंट ईयर 2021, समझ में आ रही है बात? इन द असेसमेंट ईयर 2021 में क्या हुआ, जो प्रीवियस ईयर आपका 1920 है, द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन 1/1/2020 एंड द एसेट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स्ट द पार्टनर। Mr. J, a partner whose capital in the books of firm is rupees 7,50,000, get these shares as an adjustment to his capital amount। क्या मतलब हो गया कि यहाँ पे अगर देखें, मिस्टर जे कितना पैसा मांगता था, कैपिटल कितना पैसा मांगता था, मिस्टर जे कितना पैसा फर्म से मांगता था एज ए कैपिटल के रूप में, दैट इज 7,50,000, दैट इज 7,50,000। तो 7,50,000 रुपीज़ मांगता था। तो मार्केट वैल्यू ऑफ दीज शेयर्स, मार्केट वैल्यू क्या था? दीज शेयर्स ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन वॉज रुपीज़ 18 लाख। मार्केट वैल्यू कितना? 18 लाख है। मिस्टर जे सेल दीज शेयर्स इन द मार्केट फॉर रुपीज़ 19 लाख ऑन 31/3/2020। बात समझिए सब। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले ये देखो कि मिस्टर जे कितना, अगर अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। एक तो क्या है, पहली बात तो क्या है, फर्म ने ये शेयर्स किसको ट्रांसफ़र किए हैं? मिस्टर जे को। तो इसमें हु इज़ द ट्रांसफरर? फर्म। हु इज़ द ट्रांसफरर? फर्म। तो एक बार तो हम फर्म की बुक्स में क्या करेंगे, फर्म की बुक्स में कैलकुलेशन करेंगे, फर्म की बुक्स में कैलकुलेशन करेंगे प्रॉफिट और गेन का, कैपिटल गेन का। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात कहूँ यहाँ पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई नीड टू से, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन इन द बुक्स फॉर द फर्म, इन द बुक्स ऑफ फर्म। तो यहाँ पे देखें तो आप मुझे एक चीज़ बताएं, यहाँ पे देखें तो मुझे एक चीज़ बताएं कि इस कंडीशन में सेल प्राइस जो है आपका, वो देखिएगा सेल प्राइस, किसने किसको सेल किया, किसने किसको सेल किया। यहाँ पे सेल नहीं हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है। कौन ट्रांसफ़र कर रहा है? फर्म ट्रांसफ़र कर रही है। किसको ट्रांसफ़र कर रही है? यस, किसको ट्रांसफ़र कर रही है बेटा? ये ट्रांसफ़र कर रही हैं अपने पार्टनर को। तो कितने में ट्रांसफ़र किया यह ज़रूरी नहीं है, जिस डेट को ट्रांसफ़र किया उस डेट को, यहाँ पे जिस डेट को ट्रांसफ़र किया, फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ ट्रांसफ़र, एज ऑन डेट ऑफ ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे एज ऑन डेट ऑफ ट्रांसफ़र फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है बेटा? 18 लाख। ये देखो भैया, द मार्केट वैल्यू ऑफ दीज शेयर्स ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन वॉज रुपीज़ 18 लाख। समझ में आ रहा है? तो ये होगा आपका 18 लाख का। अच्छा साहब, उसके बाद में क्या है? लेस करेंगे, लेस करेंगे जी, लेस करेंगे। क्या लेस करेंगे? इंडेक्स। अब देखिए, शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है? लॉन्ग टर्म है। क्यों लॉन्ग टर्म है? क्योंकि ये क्या है? शेयर्स है। क्या है ये? शेयर्स है। और कब परचेज किया था? 1/1/2010 में परचेज किया था बेटा, 10 साल पहले परचेज किया था। तो एनी हाउ ये क्या है? लॉन्ग टर्म है। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को लेस करना पड़ेगा। अच्छा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को लेस करेंगे तो जो 10 लाख रुपया कॉस्ट थी, 10 लाख रुपया कॉस्ट थी, कब परचेज किया था इन्होंने? 1/1/2010 को परचेज किया था। 1/1/2010 को परचेज किया था बेटा। तो 1/1/2010 कौन से फाइनेंशियल ईयर में आता है? दैट इज 9-10 में आता है। तो 9-10 का इंडेक्स वैल्यू, आइए चेक करें 9-10 का इंडेक्स वैल्यू क्या था। दैट इज 9-10 का इंडेक्स वैल्यू था आपका, दैट इज 148। 9-10 का इंडेक्स वैल्यू क्या था आपका? ये था आपका 148। तो दिस डिवाइडेड बाय 10 लाख डिवाइडेड बाय 148 मल्टीप्लाइड बाय 289, सो इट कम्स योर 19,52,703। यहाँ पे ये क्या हो रहा है? ये लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आ रहा है सब, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस में आ रहा है। तो ये क्या है आपका? लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है साहब। ये समझ में आ गई ये चीज़ आपको? क्लियर है पॉइंट ये? ओके। अच्छा, अब हम अगर हम बात करें, अब इन द बुक्स ऑफ जे की बात करें, उसी साल जे ने क्या किया? इसको बेच दिया। उसी साल जे ने 3 महीने तक अपने पास में रखा और इसको सेल आउट कर दिया। तो जे के लिए क्या है? जे के लिए होल्डिंग पीरियड कितना है? 3 महीने। जे के लिए होल्डिंग पीरियड कितना है? 3 महीने, जो कि क्या है आपका? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जो कि क्या है आपका? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। जे ने कितने में बेचा? 19 लाख में। जे ने कितने में बेचा? 19 लाख में। लेस क्या करेंगे? लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन।
यहाँ पे मुद्दे की बात आती है, जे के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है? जे के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है बेटा? जे के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वह कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है जितना पैसा वह फर्म से मांगता था, जितना उसके कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस उसके फर्म की बुक्स में था, वह जे के लिए क्या है बेटा? वह जे के लिए कॉस्ट है। तो दिस इज द कॉस्ट फॉर द जे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है जे के लिए। और इस तरह ये क्या रहा आपका? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ये क्या रहा बेटा आपका? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। होप यू अंडरस्टूड। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। होप यू अंडरस्टूड। क्लियर है बेटा ये? तो इस तरह से सेक्शन 45(4) भी हो गया है। अब हम करेंगे नेक्स्ट, क्या करेंगे हम? सेक्शन 45(5) करेंगे। और सेक्शन 45(5) क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। चलिए, थैंक यू।